Hey dear students, welcome back to part 4 of our chapter 4 that is urbanization and environment। बच्चों आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा था हम शुरू करने वाले हैं हमारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज़ का। अब स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट करते हुए एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है जो कि मुंबई के ऊपर बेस्ड है। तो मुंबई को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम समझेंगे। स्मार्ट सिटी जो एक कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है विच रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी चीज़ें जो एक साथ लेकर आते हैं, हम मिक्स करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर डेटा है। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, इनोवेटिव सॉल्यूशन है। किस चीज़ के लिए? ताकि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। एफिशिएंसी, जो उनकी क्षमता है हमारी, उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम अपने सिटीजन्स की? सस्टेनेबिलिटी, यानी ये जो हम देख रहे हैं लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम चाहते हैं। हमने एक दो दिन के लिए, एक दो साल के लिए काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए। जनरेशन टू जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए? इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, तो जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, हमारे कंट्री में रहते हैं, हमारे इस सिटी में रहते हैं, तो उस सिटी को हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी। अगेन स्मार्ट सिटी क्या होता है? इंटीग्रेशन तीन चीज़ों का। वो तीन चीज़ क्या है? सबसे पहले आती है हमारी टेक्नोलॉजी, दूसरा आता है हमारा डेटा, तीसरा आता है इनोवेटिव सॉल्यूशन, ताकि हम रेसिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, और ओवरऑल वेलबींग ऑफ इट्स रेसिडेंट्स को हम क्या कर सके, जिस सिटी में होता है उस सिटी को हम कहते हैं स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी का जो अप्रोच है वो यूज़ करता है आईसीटी कॉन्सेप्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड डेटा ड्रिवन अप्रोचेस। डेटा ड्रिवन का मतलब होता है जहाँ पर आप डेटा इंफॉर्मेशन निकाल सको और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सको टू एड्रेस अर्बन चैलेंजेस। अब ये जो डेटा ड्रिवन अप्रोच की हम बात करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस किया जा रहा है। हमने एक डेटा निकाल लिया, अब उसके बेसिस पर हम उसका सोल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। एंड एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स विद इन अ सिटी, तो उसी सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसकी फंक्शनिंग को और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसमें सुधार ला रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला, इसके अंदर क्या क्या होता है? टेक्नोलॉजी होगी, डेटा होगा, और उसके साथ साथ इनोवेटिव सोल्यूशन होगा। यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, और डिवाइसेस एंड डेटा एनालिटिक्स टू क्रिएट अ कनेक्टेड एंड इंटेलिजेंट अर्बन एनवायरनमेंट। तो अर्बन एनवायरनमेंट को हम क्या बनाना चाहते हैं? इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। बस वही हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी का। तो स्मार्ट सिटी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, data and innovative solutions to improve the quality of life, efficiency, sustainability and overall well-being of its residents। इसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट। ओके, अब जो मैंने आपको बोला था, आपको क्वेश्चन दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, मुंबई नीड्स टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटी। एल्यूसिडेट, यानी कि इसके ऊपर तुमको डिस्कशन करना है, आपकी जो राय विचार है वो आप इस पर बताइए। तो मुंबई जो है उसको एज स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहिए। मुंबई का ज़रूरत है स्मार्ट सिटी, एज स्मार्ट सिटी डेवलप करने की। तो आप अपने राय विचार इसके ऊपर बताएंगे। तो उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले आपने लिख दिया मुंबई के बारे में। मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट सिटीज़ इन इंडिया, कैन इंडीड बेनिफिट फ्रॉम बीइंग डेवलप्ड एज अ स्मार्ट सिटी। अब मुंबई जो शहर है वो ऐसा शहर है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इकोनॉमिकली भी अगर आप देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे इंडिया की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जीडीपी के जनरेशन में कंट्रीब्यूशन हमारे मुंबई का होता है। एंड इंडीड बेनिफिट फ्रॉम बीइंग डेवलप एज स्मार्ट सिटी, और ज़रूरी है, बहुत फ़ायदा देगी। अगर अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं है तो इतना फ़ायदा दे रही है, स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो कितना फ़ायदा देने वाली है। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स टू कंसिडर इन डेवलपिंग मुंबई स्मार्ट सिटी। तो मुंबई को स्मार्ट सिटी क्यों बनाना चाहिए? हम वकील है, हमको दलीलें पेश करनी है अपनी, हम चाहते हैं हमारी मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाओ, तो क्यों बनाना चाहिए? अब हम उसके रीजंस बताएंगे। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। मुंबई को डेवलप करना है अगर स्मार्ट सिटी के लिए, तो इट शुड इन्वॉल्व अपग्रेडिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर एफिशिएंट एंड रिलायबल कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों की ही ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है अगर मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाना है तो। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी क्या है? जो होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करो अपने,
expanding public transportation system, implementing intelligent traffic management system। आज भी हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अभी अभी अपग्रेड होना शुरू हुआ है। अभी हमने देखा कैमरेज लगे हैं, अगर आप सिग्नल तोड़कर निकल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने सिग्नल तोड़ा है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपने अपने गाड़ी की स्पीड ओवर स्पीड पर रखी थी तो आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे भागोगे, कैसे बचोगे? नहीं बच पाओगे, कैमरे ने आपको कैप्चर कर लिया है, राइट। तो ये जो ट्रैफिक सिस्टम्स हैं हमारे, इसको और ज़्यादा एनहांस करना है टेक्नोलॉजी के साथ में। एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ क्लीन एंड सस्टेनेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते हो, आपको ध्यान में रखना है कि उससे एनवायरनमेंट को अफेक्ट आप नहीं करते हो। एनहांसिंग digital connectivity and access to high speed internet is also essential for enabling smart solutions। तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हम यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी बात करें, जहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होना। अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हो मुंबई के अंदर, तो आपको कई सारे स्टेशन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप हाफ एन आवर के लिए रुके हो या 15 ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 15-20 मिनट्स में भले ही आपका वाईफाई का कनेक्शन जो होता है उनके साथ में वो स्लो हो जाता है। ऑफकोर्स उन्होंने आपको फ्री सर्विस नहीं देनी, वरना आप तो अपना घर बसा लोगे, आपको इंटरनेट मिल गया तो वहाँ पर। तो इसीलिए हाफ एन आवर तक आपका वाईफाई का अच्छा खासा उधर पे रेंज रहेगा। कभी इमरजेंसी में कांटेक्ट करना हो, आपको व्हाट्सअप कॉलिंग करनी हो या इंटरनेट के थ्रू किसी से कनेक्ट होना हो, तो आपको वो फैसिलिटी जो है वो रेलवे स्टेशन पर आसानी से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल गोरेगांव में ये फैसिलिटी है, अंधेरी में है, बांद्रा में है, दादर में है, ऐसे कई सारे स्टेशन पर आपको ये वाईफाई वाली फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करके देना भी एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन हो जाता है, राइट। ओके, तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जो कि और ज़्यादा हमको स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड आता है सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट। Emphasizing sustainable energy management can help reduce the city's carbon footprint and dependency on traditional energy resources. This can involve implementing renewable energy projects, encouraging energy efficient buildings, promoting the use of clean energy vehicles, and adopting smart grid technologies for better energy distribution and management. तो यहाँ पर जो हम मैनेजमेंट बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि जो नेचुरल तरीका है जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं, क्या कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हम रिलीज़ कर रहे हैं? अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे गैस एमिशंस को हम ज़्यादा रोक सकते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी हार्म ना हो। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऑफिसेस की बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जा रही है जहाँ पर सोलर पावर का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको एनर्जी की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट गवर्नेंस एंड ई सर्विसेज। Implementing digital technologies and e-governance solutions can enhance the efficiency and transparency of public services। अब public services में भी आप digital technology और solutions जो है वो उनको दे सकते हैं। This includes establishing online portal for citizen services, implementing smart monitoring and management systems for utilities, and utilizing data analytics for effective decision making and urban planning. Smart governance can improve the overall quality of life for residents and businesses in Mumbai। अब यहाँ पर जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट सिटीजन को सर्विसेज दे सकती है, जैसे कि उनकी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल है, पासपोर्ट के लिए आपको अप्लाई करना है अवेलेबल है, आधार के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल करके मिल जाता है। तो ये सब ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है। तो कहीं ना कहीं हमको ऑफिस में जाकर लाइन लगाना, रुकना या किसी एजेंट के पास जाना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका सारा का सारा काम जो है वो बैठकर ऑनलाइन पोर्टल पर हो गया, बस आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, तब आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है पब्लिक सर्विसेज के इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे बोला गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट्स एंड बिजनेसेस इन मुंबई, ऑनलाइन टैक्स फाइल करना है, रिटर्न फाइलिंग करना है, तो बिजनेसेस के पास वो भी ऑप्शंस गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दिया है। पोर्टल है, आप अपना टैक्स जो है वो उसके ऊपर फाइल कर लो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में आप ये समझिए कि हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है जिस सिटी में हम रह रहे हैं विदाउट एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट किए। Environmental sustainability. Smart city development should prioritize environmental sustainability.
दिस कैन इन्वॉल्व इनिशिएटिव सच एज वेस्ट मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म सिटी का डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सिटी स्मार्ट सिटी कहलाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है जहाँ पर हम रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशंस टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशंस दिया जाता है, जैसे कई जगहों पर अगर आप देखेंगे ना तो जैसे गाँव में आज भी लोग जो बारिश का पानी होता है ना उसको जमा करके रखते हैं। अगर आपके पास ड्रम है या बड़ी सी टाकी है तो वो टाकी एक साइड में रखते हैं स्टोरेज के लिए, कि अगर आप चाहो, अगर आपके यहाँ पानी नहीं आता है तब आप उस पानी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस है जो आपके लिए बनाए जाते हैं। तो जितनी बार बारिश हुई है आपने एक अच्छे से प्रॉपर उस बारिश के पानी को स्टोर करके रखा है और उसको कहीं ना कहीं आप क्लीन करके उसका इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। एंड डिप्लॉइंग स्मार्ट सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स टू इंश्योर बेटर एयर क्वालिटी कंट्रोल। जब भी हमको एयर क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, कि हम चाहते हैं हमारे एयर की क्वालिटी अगर पुअर हो रही है, डिग्रेड हो रही है, स्मार्ट सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पर हमको पता चलता है कि इस लेवल के बाद अब क्या हो रहा है, अब एयर क्वालिटी डिग्रेड होते जा रही है। तो हमको वहीं पर कुछ चीज़ों के ऊपर क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा ताकि हम एयर क्वालिटी को जो है वो ख़राब होने से बचा दें। Green spaces and urban greening initiatives should also be considered to improve the city's resilience to climate change and enhance the overall livability of the urban environment. Green space and urban greening initiatives भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए और ये सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहिए जहाँ पर पार्क्स एंड गार्डन्स की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। अब हमने देखा कनेक्टिविटी तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी तो है, लेकिन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स एफिशिएंट होगा और अर्बन लाइफ जो है वो क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। This includes deploying smart sensors for efficient resource management, adopting smart lighting systems for एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला स्मार्ट बिल्डिंग के लिए सोलार पावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूसेज एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल लिविंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट्स। तो आप यहाँ पर स्मार्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहाँ पर आप एनर्जी को ऑप्टिमाइज मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हो, लेकिन विदाउट हमारे एनवायरनमेंट को हार्म किए हुए, और आप कंफर्टेबल लिविंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा आसान लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट है सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। डेवलपिंग मुंबई एज अ स्मार्ट सिटी रिक्वायर्स एक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। देखो हम हर चीज़ जो है ना बच्चों वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं ढकेल सकते हैं कि आप ही को सिटी को स्मार्ट बनाना है। हमारी सिटी है, हम यहाँ पर रहते हैं, हम भी चाहते हैं इसको स्मार्ट बनाएं, तो कुछ हद तक हमको भी क्या करना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सिटीजन एंगेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर हमको पता चलता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया जहाँ पर सिटीजन की ज़रूरत है, तो हमको ऐसे सेमिनार्स अटेंड करना चाहिए जहाँ पर हम अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस के साथ वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं और स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के कंट्रीब्यूशन में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। Encouraging public participation in decision-making processes, soliciting feedback through digital platforms, and involving citizens in the co-creation of smart solutions can foster a sense of ownership and ensure that the development aligns with the needs and aspirations of the residents. तो यहाँ पर बोला जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसा होगा। देखो आपको एक सेमिनार रखा है, आपको वहाँ पर बुलाया है, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके साथ में डिस्कशन हो गया, अच्छा खासा लेक्चर हो गया। अब आपके ओपिनियंस, आपके फीडबैक आपको देने हैं, जिससे कि क्या हो सके, हम सिटीजन से भी नॉलेज ले रहे हैं। देखो गवर्नमेंट हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकती, कई बार वो चाहती है सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करें, सिटीजन्स का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है आप में से कितने लोग ऐसे स्मार्ट हो जो स्मार्ट और इनोवेटिव सोल्यूशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो आपका जो ये कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट के बहुत काम आता है ना। It is important to note that the development of Mumbai as a smart city should be done with careful planning. अब सिर्फ बोलने के लिए हमने बोल दिया कि हम तो चाहते हैं मुंबई जो है वो स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बोल देने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, आपका कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। Considering the social, economic and environmental aspects, collaboration between government bodies, private sector entities and citizens is crucial to ensure the successful implementation of smart initiatives and sustainable development of the city. Collaboration between government bodies यानी कि
गवर्नमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनका कोलैबोरेशन, एक साथ आकर काम करना ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सिटीजन्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी लॉन्ग टर्म हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो है इस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट का मज़ा जो है वो हमारी जनरेशन्स भी ले सके। तो बहुत ज़रूरी है सबका कंट्रीब्यूशन होना। तो ये था हमारा आंसर, जो कि मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने अपनी वकालत कर दी है, अपने की पॉइंट्स रख दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज elaborate on the changing land use pattern due to rapid unplanned urbanization। अब लैंड यूज का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, किसकी वजह से? अनप्लैंड अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये क्यों हुआ, इसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। Rapid unplanned urbanization often leads to significant changes in land use patterns in developing countries। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज होता है। अब हमने अर्बन कैनियन इफेक्ट पढ़ा था, जिसका मतलब होता है हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हम वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो स्पेस कम बची है ना, क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुके हैं। तो अभी हम ऐसे नहीं फैल सकते, तो अभी हम ऐसे फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम टॉल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे की वजह से रास्ते जो है वो और ज़्यादा, स्ट्रीट्स जो है वो और ज़्यादा नैरो होती जा रही है। Now, the urban environment is highly dynamic and is constantly changing, जो कि हम जानते हैं। The rapid expansion of urban areas due to rise in population and economic growth is putting additional demand। अब ये जो तेज़ी से population बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लैंड यूज चेंजेस स्पेशली इन मेगा सिटीज़। जो मेगा सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, मेगालोपोलिस आपको याद होगा, उसको हम मेगा सिटीज़ भी बुलाते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होता है। तो 10 मिलियन से ज़्यादा का पॉपुलेशन मेगालोपोलिस होता है, मेगा सिटीज़ होता है। तो यहाँ पर उनका लैंड यूज़ जो है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन लैंड यूज़ चेंज। किस तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल, जो लैंड का एरिया जो हमारे लिए अवेलेबल है, उसका यूज़ कैसे चेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हमने देखा कि लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी हम रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एज अर्बन एरियाज एक्सपांड, देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड टू अकोमोडेट हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स, जो मैंने आपको कहा। एग्रीकल्चरल लैंड जो कि ऑफन लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ फ्रीक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू अर्बनाइज्ड एरियाज। जो सिटीज़ से बाहर रहते हैं वह यूजुअली हमारे एग्रीकल्चर वाले लैंड जो होते हैं सिटीज़ के ऑलमोस्ट बाहर ही रहते हैं, गांव जैसे एरिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। This conversion can lead to loss of productive agricultural land, reduced food production and increased dependence on external food sources। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं बची तो हम कहाँ से एग्रीकल्चर करेंगे, कहाँ से हम फार्मिंग करेंगे? कहीं ना कहीं हमको फूड सोर्सेज के लिए वापस से किसी दूसरे देश पे या दूसरे शहर पे डिपेंड होना पड़ेगा। देन अर्बन स्प्रॉल, जो मैंने आपको बताया था कैसे अर्बन एरिया बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो रूरल की तरफ से और ज़्यादा क्या कर रहा है, वो रूरल में और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अर्बनाइजेशन कैन रिजल्ट इन अर्बन स्प्रॉल कैरेक्टराइज बाय आउटवर्ड एक्सपांशन ऑफ सिटीज़ इनटू सराउंडिंग रूरल एरियाज। जो आसपास के रूरल एरियाज़ है ना, अर्बन फैल के उनकी तरफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कन्वर्जन हो रहा है नेचुरल लैंडस्केप का, फार्म लैंड्स का। किस में कन्वर्जन हो रहा है? रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्बन स्प्रॉल इंक्रीजेस द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इकोसिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब होता है, वाइल्ड लाइफ जो है, हैबिटेट्स जो है उसका लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली जो ग्रीन कवर रीजन है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। Increased built-up areas. Rapid urbanization involves the construction of buildings and infrastructure to accommodate the growing population. तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, ताकि हम जितना ये पॉपुलेशन बढ़कर हमारे देश में आया है, हमको उसको एकोमोडेट भी तो करना है। This leads to an increase in the extent of built up areas, जिसकी वजह से हमारे जो built up areas है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल सेंटर्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
Expansion of built-up areas often occurs without considering factors such as environmental impacts, carrying capacity और efficient land use planning. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, expand हो रहा है हमारा built-up areas. क्यों expand हो रहा है? इट ऑकर्स विदाउट कंसिडरिंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या उतनी कैरी करने की कैपेसिटी है लैंड की जितने लोगों को हम एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एफिशिएंट लैंड यूज प्लानिंग तो की ही नहीं गई है. Then it says decline in green spaces. Unplanned urbanization can result in reduction of green spaces. जो हमारे पार्क्स, गार्डन्स, फॉरेस्ट है ना, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रीन स्पेसेस है, ग्रीन एरियाज है जो कि खत्म होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट बढ़ रहा है. ये जो लॉस हो रहा है हमारे ग्रीन स्पेस का, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है हमारी, रिलैक्सेशन फैसिलिटीज़ जो है हमारी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है. Diminishing the urban heat island effect, mitigation and reducing biodiversity and ecological connectivity. तो कहीं ना कहीं UHI का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अर्बन हीट आइलैंड का, तो वो और ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं. Loss of natural water bodies. Rapid urbanization can lead to filling and encroachment of natural water bodies such as lakes, rivers and wetlands. These water bodies are often converted into built-up areas or suffer from pollution due to inadequate waste management. Now when we talk about natural water bodies, सिंपल से याद रख लो वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ है जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हमने इन वाटर बॉडीज़ को डिग्रेड करना शुरू कर दिया है. क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटेशन या सीवरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. तो जितना भी वेस्ट होता है वो हम अपने लेक्स, रिवर्स एंड वेटलैंड्स में क्या करते हैं, भेजते जाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज लॉस ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज इट हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम, वाटर अवेलेबिलिटी एंड ओवरऑल अर्बन एस्थेटिक के ऊपर भी इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने मिलता है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड डिस्ट्रप्टेड कनेक्टिविटी. Unplanned urbanization can result in fragmentation of land with large-scale development dividing natural landscapes and disrupting ecological connectivity. This fragmentation can impede the movement of wildlife, disrupt ecological processes and reduce the resilience of ecosystem to climate change and other environmental pressures. तो कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. फ्रेगमेंट का मतलब होता है यहाँ पर जैसे हमने लैंड को क्या करके रखा है, डिवाइड करके रख दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट कर रख दिया. अभी जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम इतना ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस को ख़त्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले लैंड को भी हमने रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया है. तो कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन को हमने हिस्सों में बांट कर रखा है, तो कुछ समय बाद ज़मीन जो होती है वो बंजर हो जाती है, वो ना एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काम आती है ना रेसिडेंशियल के लिए काम आती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका ह्यूज इम्पैक्ट होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. नाउ to conclude the answer, addressing the changing land use patterns due to rapid unplanned urbanization requires proactive land use planning and management. तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर लैंड यूज़ की प्लानिंग होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर हमने सोच लिया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ही होना है, ये लैंड इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो उसको हमको कन्वर्जन नहीं होने देना है रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए. This includes promoting compact and mixed use developments, preserving green spaces. अब ये जो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रमोट करना है हमको कॉम्पैक्ट एंड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स, प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेसेस को हमको बचा कर रखना है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होगा, इंटीग्रेटिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इनटू अर्बन डिज़ाइन. जो भी आप अपने डिज़ाइन बना रहे हो, आपको नेचर ध्यान में रखते हुए, बिना नेचर को इफेक्ट किए आपको अपनी डिज़ाइन और प्लानिंग जो है वो करनी है. Additionally, comprehensive spatial planning, public participation and collaboration among stakeholders are crucial for achieving balanced and sustainable land use in rapidly urbanizing areas. तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर collaboration की ज़रूरत है. किसके साथ में? स्टेकहोल्डर्स में गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ भी आते हैं और हमारे सिटीजन्स भी आते हैं. तो पब्लिक की भी हेल्प लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस लैंड यूज़ के जो चेंजिंग पैटर्न का इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. Okay, now the next question that we have is, say it talks about explain on how crowding in urban cities results in stress on urban resources.
ये जो सिटीज़ में क्राउडिंग हो रहा है, ओवर क्राउडिंग बढ़ रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो उसका इम्पैक्ट अर्बन रिसोर्सेज के ऊपर कैसे होता है। अर्बन एरियाज आर ऑफन फुल ऑफ रिसोर्सेज। अर्बन एरियाज जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर रिसोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि लैंड एंड वाटर हो गए, ये तो हमारे मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है हमारे अर्बन एरियाज में। अब इट इंक्लूड्स लैंड फॉर्म लाइक्स हिल्स, हिल लॉक्स, प्लेन, सी शोर, ये सारी चीज़ें भी हमारे अर्बन एरियाज में अवेलेबल है। अब ये सारी जो रिसोर्सेज है ऑफ टाउन्स हैव प्लेड इन द पास्ट अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पास्ट में जब से हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है इसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तभी तो जाके हमारा अर्बन एरियाज में कन्वर्जन हुआ है। However, recent period has shown certain impacts on the development of certain towns and cities. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारी टाउन्स एंड सिटीज़ के ऊपर भी हमको देखने मिलता है। नाउ क्राउडिंग इन अर्बन सिटीज कैन इंडीड पुट सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ऑन अर्बन रिसोर्सेज। अर्बन रिसोर्स के ऊपर क्या स्ट्रेस देता है? सबसे पहला है हमारा हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लार्ज पॉपुलेशन जो आ गया है अर्बन एरियाज़ में, तो ज़्यादा घरों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्टॉक के ऊपर प्रेशर आता है, यानी कि हमारे हाउसिंग के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। अब ये बढ़ेंगे तो एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स के लिए भी बढ़ेंगे, और जो न्यू कमर्स आए हैं बाहर से हमारे अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए भी बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट हाउसिंग कंडीशंस एंड हाउसिंग शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से हाउसिंग की, घरों की जो है वो कमी पड़ने लग गई है। द स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसकी वजह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देख लीजिए, कितने भर भर के ट्रेन और बसों में लोग जो है वो भर भर के जाते हैं। वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ जो है, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विसेज है हमारी, क्या होता है, ये सब के सब क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है तो इनके प्राइस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। क्राउडेड अर्बन सिटीज़ ऑफन एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। हम जानते हैं अर्बन एरियाज़ है, यहाँ पर ट्रैफिक हमको देखने मिलेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा है, व्हीकल्स उतने ज़्यादा ऑन रोड चल रही है, तो अल्टीमेटली जो कम्यूट टाइम है, जो हमारा ट्रैवलिंग का टाइम है, वो भी क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो है वो स्ट्रेस होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एज दे स्ट्रगल टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्यों ये स्ट्रेस आ रहा है हमारे अर्बन रिसोर्सेज के ऊपर? क्योंकि हम ये जो पॉपुलेशन बाहर से आ रहे हैं, हम उसको अपने पास अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर एंड एनर्जी सप्लाई। Crowded urban cities require substantial amount of water and energy to meet the needs of their resident. ये जो crowded urban cities है, अब क्योंकि इतने लोगों को हम accommodate कर रहे हैं, तो ज़रूरी है हमको वहाँ पर उनकी water और energy की need को भी पूरी करना। अभी इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर पुट्स स्ट्रेन ऑन वाटर सप्लाई सिस्टम। अब क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेजेस होने के चांस है, और अपने आप एंड नीड फॉर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। सिमिलरली एनर्जी डिमांड राइजेस ड्यू टू इंक्रीज रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, पुटिंग प्रेशर ऑन एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहीं ना कहीं क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा है, उसी के साथ साथ हम हाउसिंग की डिमांड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड होगी, तो एनर्जी की भी डिमांड होगी। तो अल्टीमेटली ये ज़्यादा प्रेशर पुट करती है जो इन सिस्टम्स को सप्लाई करने वाले हैं, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, एनर्जी सप्लाई सिस्टम हो गया, इनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हम जानते हैं अर्बन सिटीज़ पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, अल्टीमेटली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिक्वेट वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ हज़ार्ड। अब अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहा, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल टू द लाइफ ऑफ द पीपल। Insufficient waste management infrastructure and practices can lead to waste accumulation, improper disposal and the contamination of land, water and air. जैसे मैंने आपको बोला, अगर inefficient या insufficient है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास, तो कहीं ना कहीं इसका एक साथ अगर कचरा सही तरीके से साफ़ ही नहीं हुआ, वेस्ट डिस्पोज ही नहीं हो रहा है, तो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड, वाटर एंड एयर तीनों की ही क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। Then it talks about public services and facilities. Increased population density in urban cities places stress on public services and facilities. Healthcare facilities, educational facilities and recreational spaces may struggle to meet the needs of larger population, leading to overcrowding
लॉन्गर वेटिंग टाइम्स एंड डिक्रीज एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। अब जो पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज़ की हम बात करें, अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है लेकिन हमारे पास सर्विसेज तो लिमिटेड है ना कहीं ये ओवर क्राउडिंग या तो बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाएगी, वेटिंग सर्विसेज बढ़ जाएगी हमारी, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। This can impact the quality and availability of healthcare, education and recreational opportunities for urban residents, जिसका क्वालिटी के ऊपर भी अफेक्ट होता है। तो क्वालिटी किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम हेल्थ केयर की, एजुकेशन की और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि ये चीज़ों की ज़रूरत अर्बन सेटलमेंट के लिए ज़रूरी है। देन द लास्ट इम्पैक्ट दैट इट हैज़ इज़ ऑन एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है, हायर लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन है और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जैसे ग्रीन स्पेसेस और नेचुरल इकोसिस्टम जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हम इसको ख़त्म कर रहे हैं अपने हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो है आउटडोर रिक्रिएशन की एंड नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ रेसिडेंट्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रेसिडेंट्स के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट होता है। Now, to conclude the answer, it says to address the stress on urban resources due to crowding, urban planning and management strategies are necessary. अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि ये क्राउडिंग की और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और ज़्यादा इम्प्रूव करें। These strategies may include implementing sustainable and efficient resource management system, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए और एफिशिएंट होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अपग्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर भी हमको ध्यान देना ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशंस दिया जाए। एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होना ज़रूरी है। इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। इक्विटेबल एक्सेस यानी कि इक्वल एक्सेस हर किसी को पब्लिक सर्विसेज का और फैसिलिटीज़ का मिलना चाहिए। Additionally, encouraging compact and mixed use development, incorporating green spaces and fostering community engagement can contribute to more sustainable and livable urban environment. अगर आप चाहते हैं ऐसे urban environment में रहे जहाँ पर आप रह सके, जहाँ आप सांस ले सके, तो ज़रूरी है आपको to foster community engagement. Community engagement यानी कि हम citizens को आपस में मिलकर समझकर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का साथ देना होगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है उसको काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फीचर्स अर्बन सिटीज़ के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।